गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, जिसमें एक छोटे से लड़के प्रशांत का स्ट्रगल और करेज दिखाया गया है। जब 1999 में ओडिशा साइक्लोन ने पूरे एक एरिसामा डिस्ट्रिक्ट को हिला कर रख दिया था, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह मुश्किल वक्त में हिम्मत मतलब करेज, कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप के ज़रिए लोग एक दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते थे। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर नॉट जस्ट अ स्टोरी बट अ लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, होप एंड रेजिलियंस। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको हर नए चैप्टर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिसामा। सो द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। तो ये उस साइक्लोन के टाइम की कहानी है, जो मतलब एक ये उसका उस समय की कहानी है। अक्टूबर 1999 में जब एक साइक्लोन आया था ओडिशा में, जहाँ और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनके घर ख़राब हो गए थे, उनके घर टूट गए थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस तबाह हो गए थे फॉर 2 dreadful nights। और 2 dreadful nights है। प्रशांत, जो कि एक छोटा यंग मैन है, वॉज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और थर्ड डे पे उसने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज जाएगा। तो देखते हैं इस कहानी में कि फाइनली उसको इस डिज़ास्टर के बाद उसको उसकी फैमिली मिलती है या नहीं। So on October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend। तो 27 अक्टूबर का दिन था 1999 में, ऑलमोस्ट अब से 26 साल पहले। प्रशांत अपने विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर एरिसामा गया था, जो कि एक टाउन है, एक स्मॉल टाउन है और उड़ीसा स्टेट में। वहाँ उसने अपने एक दोस्त के साथ एक दिन बिताना था। मतलब ये प्लान था कि वो अपने दोस्त के घर जाएगा और वहाँ उसके साथ पूरा एक दिन प्लान करेगा। मतलब ये एक डेली रूटीन जैसा था, मतलब एक यूजुअल जैसे किसी का प्लान होता है कि भाई हम अपनी दोस्त के साथ जाएंगे, और पूरा दिन प्लान कर रखा था दोनों दोस्तों ने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। तो शाम होती है, अचानक एक बहुत ही डरावना, भयानक, मिनेसिंग स्टॉर्म आ गया और उसकी वजह से पूरा अंधेरा हो गया, मतलब आसमान में अंधेरा हो गया। विंड्स बिट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीडी एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। तो आंधी इतनी तेज़ चल रही थी कि उसकी मतलब जिससे कि घर भी एकदम, मतलब बहुत तेज़ आंधी चल रही थी। मतलब जो विंड थी ना, वो अपना गुस्सा दिखा रही थी, अपनी स्पीड और अपनी फ्यूरी दिखा रही थी। और ये देखकर प्रशांत बिल्कुल हैरान हो गया, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था। ही हैड नेवर विटनेस बिफोर, मतलब इस तरह की आंधी उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब ये उसकी ज़िंदगी का बहुत ही पहला और भयानक तूफ़ान था। हैवी एंड incessant rain filled the darkness। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth। तो बहुत तेज़ और लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा छा गया, बहुत अंधेरा छा गया। और साथ ही पुराने एंशियंट ट्रीज़, जो बहुत पुराने ट्रीज़ थे, वो भी उखड़ गए, अपरूट हो गए और क्रैश टू द अर्थ, मतलब अपनी जड़ों से उखड़ कर ज़मीन पर गिरने लगे। मतलब बहुत पुराने, बहुत मजबूत पेड़ उखड़ कर गिरने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हो रही थी। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। अब हर तरफ से लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि लोग और उनके घर पानी में बहते जा रहे थे, तो लोग तो चीखेंगे ही डर के मारे। द एंग्री वाटर swirled into his friend's हाउस नेक डीप। अब प्रशांत के दोस्त के घर में भी पानी भर गया था, इतना भर गया था कि एकदम गर्दन तक पहुंच गया। द बिल्डिंग वॉज सो ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। अब उसका घर ना, वैसे उसके दोस्त का घर कच्चा नहीं था, पक्का घर था।
ईंट और सीमेंट से बना हुआ था, इसलिए वो हवा की तबाही कुछ हद तक झेल गया, मतलब एकदम नहीं, मतलब वो टूटा नहीं, मतलब क्योंकि वो पक्का घर था। और उस समय में ना बहुत लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, तो इस तरह से आंधी तूफान बाढ़ में उनके घर डूब जाते थे। सोचो कि हवा की रफ्तार, हवा की जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो थी 350 किलोमीटर पर आवर। तो क्या स्पीड रही होगी, सोचने वाली बात है। मतलब बिल्कुल एक जो शिप होता है ना, उसकी स्पीड जैसा। बहुत बहुत भयानक हवा थी वो, मतलब तूफान बहुत भयानक था। बट द कोल्डर टेरर ऑफ द family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. तो लेकिन रात के बीच उनका डर और भी बढ़ गया, क्योंकि पेड़ उखड़कर गिर गए और उनकी घर की दीवार और छत टूटने लगी। मतलब अब घर भी सेफ नहीं था, मतलब घर भी टूट रहे थे, इतनी तेज़ वो मतलब बारिश थी। तो हमने अभी तक देखा कि हवा बहुत ही गुस्से में है और बहुत ज़्यादा तबाही कर रही है, लोगों की चीखें निकल रही हैं डर से, लोग मर रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, पेड़ जो है इतने पुराने मजबूत पेड़ हैं वो भी गिर रहे हैं, घर टूट रहे हैं लोगों को। मतलब सब मिला जुला के एक नेचुरल डिज़ास्टर की हॉरर मूवी जैसा सीन बन गया है कि सब कुछ तबाही हो रही है। आगे पढ़ते हैं। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. So, साइक्लोन और समुद्र की लहरों ने ऑलमोस्ट 36 आवर्स तक तबाही मचाई। सुबह तक हवा थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन तूफ़ान अभी भी था। तूफ़ान का गुस्सा जा ही नहीं रहा था, मतलब बिल्कुल कंटिन्यू था। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब पानी घर के अंदर घुस गया था, इसलिए प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार छत पर चढ़कर बचने के लिए आ गए। मतलब उन्होंने रिफ्यूज ले लिया वहाँ पर, मतलब बचकर ऊपर आ गए। मतलब उनका घर पक्का था, इसलिए अभी तक घर टूटा नहीं था, लेकिन पानी तो भर गया था घर में, इसलिए वो अपने घर की छत पर आ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. अब सुबह की हल्की रोशनी में जब प्रशांत ने तबाही का मतलब पूरा जो सीन था देखा, मंजर देखा उसने तबाही का, तो वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गया। मतलब वो जो सीन था ना, उसकी आंखों से कभी गया ही नहीं। इतना मतलब इतना ज़्यादा डर गया था वो इतना देखकर। बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव क्रेजिंग डिज़ास्टर है कि ये थम ही नहीं रहा है, बहुत देर हो गई है। तो 36 आवर्स, पूरा 1.5 दिन होता है, पूरे 1.5 दिन तक ये तबाही चली, उसके बाद भी नहीं रुक रही थी। अ रेजिंग deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement house still stood in a few places. अब जहाँ तक उनकी नज़रें जाती थी, केवल गंदा मिट्टी वाला ब्राउन कलर का पानी, बाढ़ का पानी ना ब्राउन कलर का होता है क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ तक उनकी नज़रें जा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें गंदा ब्राउन कलर का पानी ही दिख रहा था। बस कुछ टूटे फूटे सीमेंट के घर भी अभी भी खड़े थे, क्योंकि वो सीमेंटेड हाउस थे ना, इसलिए। लेकिन फिर भी वो टूट फूट तो गए थे, मतलब हवा और तूफ़ान इतना तेज़ था। Bloated animals, carcasses and human corpse floated in every direction. हर तरफ सड़े हुए जानवर और लोगों की, इंसानों की लाशें तैर रही थी पानी में। बहुत बुरा सीन है। आप इमेजिन करिए कि आप खड़े हैं छत पर अपने घर की रेस्क्यू करने के लिए, और जगह जगह आपको ब्राउन मिट्टी वाला पानी दिख रहा है और लोगों की डेड बॉडीज़ उस पर तैर रही हैं, जानवरों की डेड बॉडीज़ तैर रही हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, आपको दिख रहा है। कितना बुरा सीन होगा ये। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड इंटरेस्टिंग हेड फॉलन। बड़े बड़े पुराने पेड़ भी उखड़ कर गिर गए थे। पुराने पेड़ जो होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उनका स्टेम बहुत मोटा होता है, लेकिन वो भी टूट गए। सोचो कितनी तबाही लाया होगा ये तूफ़ान। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब उनके घर की छत पे ना 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे, और नारियल के पेड़ गिरे थे तो ये उनके लिए भगवान का वरदान भी बन गया, क्योंकि उन नारियलों में
उनको कुछ अगले दिन का खाना मिल गया था, उन्हें भूखा मरने से बचा लिया था। ऐसे में ना लोग भूखे ही मर जाते हैं, ये फूड इन तक पहुंच नहीं पाता। अब घर में जो स्टोर्ड फूड होगा वो तो पानी भरने से ख़राब हो गया होगा, तो इनको कुछ तो चाहिए। छत पे तो ये कितने दिन रहेंगे पता नहीं, कब कब पानी नीचे जाएगा, कब रेस्क्यू होगा, कब कोई आएगा हेल्प करने, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे टाइम पर मतलब इनको नारियल के पेड़ 2 गिर गए इनके घर पे, तो इनको कुछ टाइम के लिए खाना मिल गया थ्रू द कोकोनट्स। तो इनके लिए ये थोड़ा सा वरदान जैसा हुआ कि अभी भूखे नहीं मरेंगे कुछ दिन तक। तो फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्स विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इन इंसेसेंट रेन। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। अब अगले 2 दिन तक वो सब लोग छत पर ही बैठे रहे, लगातार ठंड में और बारिश में बैठे रहे। मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन्हें ठंड भी लग रही थी, लेकिन नीचे जा नहीं सकते। और प्रशांत भी रो रहा था, उसके आंसुओं को भी बारिश वॉश आउट कर रही थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड was whether his family survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? अब इसके मन में एक और ख्याल आया, क्योंकि ये सिर्फ अपने घर से 18 किलोमीटर ही दूर था, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि तूफ़ान वहाँ भी आया होगा। अब यहाँ तो ये बच गया, लेकिन पता नहीं उसके फैमिली का क्या हुआ होगा। मतलब उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि क्या उसका परिवार ज़िंदा होगा, क्या वो फिर से अपने परिवार वालों से मिल पाएगा, या वो उन्हें खो देगा। मतलब क्या वो फिर से अपने अपनों को खो देगा। और वो इस टेंशन में भी, और वो जा भी नहीं सकता, कैसे जाएगा, सब जगह तो पानी है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years। अब 2 साल का समय प्रशांत के लिए 2 दिन का समय प्रशांत के लिए लगभग 2 साल का था, क्योंकि बहुत वो चाहता था ना कि जल्दी जल्दी टाइम भी तो पानी का लेवल नीचे हो जाए, सब ठीक हो जाए, वो अपने घर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढ सके, मिल सके उनसे। तो 2 दिन उसको 2 साल बराबर लगे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड। तो 2 दिन बाद जो उसको 2 साल जैसे लगे, बारिश रुकी और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. अब प्रशांत ने तय कर लिया कि अब उसे अपने परिवार को ढूंढना ही होगा, और क्योंकि बारिश भी थोड़ी बंद हो गई थी, पानी का लेवल भी थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन उसकी फैमिली जो थी, उसके फ्रेंड की फैमिली, वो उसे अभी भी रोक रही थी, क्योंकि ख़तरा तो अभी भी था। द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। वो तो उसे रोक रहे थे, तो उसकी जो फैमिली थी उसको रोक रही थी, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो नहीं रुकेगा, अब वो अपनी फैमिली को ढूंढेगा जाकर। मतलब ख़तरा तो था ही, इसलिए तो उसकी फैमिली मना भी कर रही थी कि मत जाओ भी, अभी ख़तरा है, लेकिन वो नहीं माना। उसको पता था कि उसको जाना ही पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. तो अब जाने के लिए उसने तैयारी की। उसने एक लंबी सी मजबूत लकड़ी उठाई और अपने गांव, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर था, उसकी जर्नी शुरू की। मतलब उसकी जर्नी के लिए फ्लड के पानी में चलने लगा वो। अब वो भी जर्नी इतनी ख़तरनाक थी कि वो कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए उसने एक लॉन्ग और स्टर्डी स्टिक भी ली थी, मतलब मजबूत लकड़ी, ताकि उसको पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सब जगह फ्लड का पानी भरा हुआ है। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज स्टिक टू लोकेट द रोड एंड टू डिटरमाइन where the water was most swallowed. At places it was waist deep and the progress was slow. तो वो स्टिक उसने इसलिए ली थी ताकि वो फ्लोर पे मारकर ये पता कर सके कि पानी कितना गहरा है, कहीं कोई गड्ढा तो नहीं, कोई सीवर तो नहीं जिसका जो खुला हो। तो वो उसके लिए ख़तरनाक था ना, इसलिए उसने वो स्टिक ली थी। अब वो वुड से, उस स्टिक से, मतलब लकड़ी से वो रास्ते को चेक करता था, ये कहाँ पानी कम है। जहाँ पानी कम होता था उसके लिए वो वहाँ चलना सेफ़ रहता था। कहाँ पानी गहरा है तो वो सब देखता था। कई जगह पानी कमर तक था, तो वो धीरे धीरे, मतलब वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। 18 किलोमीटर की जर्नी है, बहुत धीरे धीरे वो तय करेगा, क्योंकि सब जगह बहुत पानी है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई जगह तो ऐसी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे
नीचे रोड है या नहीं, तो उस जगह पे उसको तैर कर आगे बढ़ना पड़ता था। After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपने अंकल के कुछ दोस्त मिल गए, तो सब ने मिलकर एक साथ चलना डिसाइड किया, क्योंकि एक साथ चलना उनको सेफ भी लग रहा था। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and the carcasses of the dogs, goats, cattle, and that the current swept against them as they moved ahead. आगे जाते जाते जो मंज़र था वो और भयानक हो गया। हर जगह उन्हें आदमी, औरतें और बच्चों की डेड बॉडीज़ देखने को मिली, और जो डॉग्स को गॉड्स कैटल्स उनकी भी डेड बॉडीज़ उन्हें पानी में तैरती हुई मिली। मतलब लाशों को धक्का दे देकर वो आगे बढ़ रहे थे, मतलब डेड बॉडीज़ उनके रास्ते में आ रही थी, और वो उनको, मतलब जानवरों की, इंसानों की लाशों को, डेड बॉडीज़ को वो साइड कर करके आगे बढ़ रहे थे। तो ये सिचुएशन बहुत ही बुरी थी उनके लिए। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जिस जिस गांव से वो निकल रहे थे, उन्हें बहुत ही रेयरली कोई घर दिख रहा था जो टूटा नहीं हो। मतलब हर गांव में बस टूटी फूटी बिल्डिंग्स थी, घर लगभग गायब हो गए थे। बस पता चल रहा था कि यहाँ कभी कोई घर हुआ करता था। प्रशांत नाउ wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अब ये सब देखकर प्रशांत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे लगता था कि उसके परिवार भी इसी तरह, मतलब उसका घर भी इस तरह टूट गया होगा, उसका परिवार भी इस तरह तबाही से बच नहीं पाया होगा। Eventually, Prashant reached his village, Kelikuda. His heart went cold when their home once stood. There were only remnants of its roof. अब एंड में वो अपने गांव कालीकुड़ा में पहुंच गया। उसका दिल एकदम ठंडा पड़ गया, कोल्ड हो गया, क्योंकि घर की जगह बस छत के कुछ टुकड़े पड़े थे। मतलब वहाँ उसका घर भी नहीं था जहाँ उसका घर होना चाहिए था, बस छत के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल, ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। अब घर का सामान पेड़ों की जो डालियाँ थी उनमें अटका हुआ था। मतलब जो घर का सामान था ना, वो पानी की वजह से वहाँ तक पेड़ों की डालियों में अटका हुआ था, तो वो दिख रहा था अटका हुआ, कि मतलब जो टूटा फूटा सामान, बिखरा हुआ सामान था, वो सब डालियों में अटका हुआ था, छोटा मोटा। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा। ये रेड क्रॉस शेल्टर बनाया गया था उन लोगों के लिए जो इस तूफ़ान में, साइक्लोन में, जिनके घर टूट गए, जो लोग इंजर्ड हो गए, उनको वहाँ पे शेल्टर दिया गया था। तो इसने भी डिसाइड किया कि अपनी फैमिली को वहीं ढूंढेगा, क्योंकि घर के आसपास तो ये लोग मिल नहीं रहे हैं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, he rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. अब जैसे ही वो शेल्टर में घुसा तो उसे सबसे पहले उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब उसकी नानी मिल गई। उसने अपनी नानी को देखा जो भूख से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और वो जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो उसके पास आ गई। उनके जो हाथ थे, वो हाथ, मतलब वो भी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी हाथों से भी। वो हाथ फैलाकर आंसू के साथ, मतलब उसको हाथ फैलाकर अपने, मतलब हाथ फैलाती हुई आंसू के साथ उसकी तरफ भागी उसकी नानी। भूख से कमज़ोर नानी हाथ, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और दौड़ दौड़ के उसके पास पहुंची। इट वॉज मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। अब ये एक चमत्कार था, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि प्रशांत जब ज़िंदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी घर में नहीं था। तो नानी को ऐसा लगा होगा कि प्रशांत शायद मर गया होगा, लेकिन प्रशांत अब ज़िंदा था, तो ये उनके लिए बिल्कुल मिरेकल था, उसकी नानी के लिए, इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। अब न्यूज़ फैल गई कि प्रशांत जो है वो ज़िंदा है और सही सलामत है, और वो यहाँ आ गया है। तो ये न्यूज़ सब जगह फैल गई, और उसकी पूरी फैमिली उसके पास आ गई और उसे ज़ोर से गले लगाया। प्रशांत एंक्शियसली स्कैन्ड द मोटली
petal group. His brother and sister and his uncles and aunts, they all seem to be there. अब प्रशांत ने घबराहट से अपने परिवार को ध्यान से देखा. उसके भाई, उसकी बहनें, उसके अंकल्स, उसकी आंटीज़ सब जिंदा थे. मतलब सब, उसकी फैमिली ठीक थी. और उसके लिए बड़ा ही सुकून वाला पल था कि जो उसको डर लग रहा था अपनी फैमिली का, तो वो अब ठीक था. मतलब वो टेंशन फ्री हो गया था. सो यहाँ पर तक हमने पढ़ा कि ये सीन काफ़ी इमोशनल है कि तबाही, डर, पहले तबाही हुई, फिर डर लगा उसको, प्रशांत को, कि उसकी फैमिली, उसका घर का क्या हुआ होगा. और घर देखकर तो उसे और ज़्यादा डर लगा कि फैमिली का क्या हुआ होगा. लेकिन फिर एकदम से मिरेकल हुआ कि उसकी हर एक फैमिली का हर एक मेंबर, मतलब फैमिली का हर एक मेंबर ज़िंदा था, ठीक था, और फैमिली रीयूनियन हो गया. अब आगे पढ़ते हैं. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह जब प्रशांत ने वो जो शेल्टर था, मतलब जो लोग इस साइक्लोन से बच गए थे उनके लिए जो शेल्टर था, उसकी हालत देखी तो उसने सोचा कि आपको अब खुद को संभालना होगा और अब दूसरों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. He sensed a deathly grief settling upon 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives 86 lives were lost in the village and all the 96 houses had been washed away. तो कैंप में ऑलमोस्ट 2500 लोग थे जिनके ऊपर गहरा दुख और निराशा छा गई थी. गांव में 86 लोग मर चुके थे और पूरे 96 घर बर्बाद हो गए थे. मतलब इतना ज़्यादा तबाही हो गई थी. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. ये कैंप में उनका चौथा दिन था. अब तक लोग बस हरे नारियल खाकर ज़िंदा थे, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए ये इतने नारियल काफ़ी नहीं थे. मतलब उन्हें और फूड की ज़रूरत थी. प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एज द लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड. सो प्रशांत जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसने ठान लिया कि अगर कोई और नहीं करेगा तो वो खुद अपने गाँव का नेता बनेगा और उनके मदद करेगा. सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. अब उसने ऑर्गेनाइज़ किया एक ग्रुप को जिसमें यूथ और एल्डर सब लोग थे. उन सब की एक ग्रुप बनाया और मर्चेंट्स पर प्रेशर डाला कि वो राइस दें. मतलब कि उन पर उन्होंने मर्चेंट्स पर जो चावल वगैरह बेचते थे उन पर प्रेशर डाला कि वो राइस दें. और वो इस बार वो सक्सेसफुल भी हुए और जीत कर, मतलब व्यापारियों से जीत कर वो राइस ले आए सबके लिए, मतलब खाना ले आए. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivor at the cyclone shelter were able to fill their bellies. अब किसी, मतलब राइस तो वो ले आए थे लेकिन राइस ना ऑलरेडी रॉट थे, मतलब सड़े हुए थे, लेकिन किसी ने इस बात की परवाह नहीं की. गिरे हुए पेड़ों की लकड़ियों से धीमी धीमी सी आग लगाई और राइस को पकाया. और 4 दिन बाद पहली बार लोगों ने पेट भर के खाना खाया. मतलब उनकी पेट भरा, उन्होंने अपनी बेलीज को भरा. और चावल ऑलरेडी सड़े हुए थे लेकिन फिर भी लोगों ने खा लिए क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी थी. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब इसके बाद प्रशांत ने सारे जितने भी यूथ लोग थे, यूथ वॉल्टियर्स थे, उनकी एक टीम बनाई जिन्होंने इस शेल्टर होम की सारी गंदगी साफ़ की, यूरिन, वॉमिट और जो तैरती हुई लाशें थी उन सबसे साफ़ किया. और जो लोग वुंडेड थे, जो इंजर्ड लोग थे, उनकी बैंडेजेस वगैरह की, फ्रैक्चर्स किए, उनको उनकी जो वुंड्स थे उनकी मरहम पट्टी की बेसिकली. मतलब ये किया 4 दिन तक. तो ऑन द 5th day
A military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. फिर 5वें दिन कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आए और खाने के उन्होंने पैकेट गिराए, लेकिन वो भी एक ही बार आकर रह गए थे। अगली बार वो आए ही नहीं, मतलब दोबारा वो लौट कर नहीं आए। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, देन दे deputed the children to the lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब क्या किया कि ये जो यूथ थे सारे, मतलब जिन्होंने पूरी टीम बनी थी ना, इन्होंने ना सारे खाली बर्तन उठाए उन शेल्टर से जो ख़राब हो गए थे, मतलब वहाँ से बर्तन लेकर आए और वो सारे बर्तन उन्होंने बच्चों के पेट पर रख दिए और उनको लेटा दिया, मतलब उनको रेत पर लेटा दिया, बच्चों की पेट पर ये खाली बर्तन रख दिए ऐसे। तो ये एक तरीके का ये सिग्नल दे रहे थे, मतलब ये जो सीन था हेलीकॉप्टर वालों के लिए एक सिग्नल था कि वो लोग भूखे हैं, उनकी प्लेट खाली है। तो ये शेल्टर मतलब ये इस तरह से उनको सैंड पर लेटाकर, बच्चों को सैंड पर लेटा कर उनके पेट पर, उनके स्टमक पर खाली प्लेट रखने का एक तरीका था कि कम्युनिकेट कर सकें जो भी वहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहे थे कि वो लोग बहुत भूखे, उन्हें खाना चाहिए। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फ्रूट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। और उनकी ये टेक्निक काम भी कर गई, मतलब जो मैसेज था हेलीकॉप्टर्स में जो मिलिट्री थी उनको समझ में आ गया, और मैसेज जैसे उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, तो अब वो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो रेगुलर राउंड करने लगे शेल्टर के बाहर ऊपर, मतलब, और वो हेलीकॉप्टर्स से रेगुलरली बेसिस पर खाना और जो दूसरी बेसिक नीड्स होती हैं वहाँ उसका सामान गिराने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफेंड. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत को ये फील हुआ, मतलब उसने ये देखा, मतलब ही फाउंड दैट कि बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो गए, मतलब उनके पेरेंट्स इस तबाही में मर गए। वो उन सबको एक साथ इकट्ठा किया उसने, और मतलब उसने एक पॉलीथीन शीट शेल्टर बनाया उनके लिए जिनके मम्मी पापा मर गए थे। और विमेन भी काफ़ी मोबिलाइज्ड हो गई थी, मतलब विमेन को मोबिलाइज़ किया गया ताकि वो बच्चों का ध्यान रखे, और जो मेन थे वो उन्होंने फूड वगैरह इकट्ठा किया और मटीरियल्स इकट्ठा किया शेल्टर के लिए, मतलब जो बच्चों के मम्मी पापा मर गए थे उनका ध्यान रखा गया। तो बेसिकली प्रशांत का ये आइडिया था कि इनके लिए एक शेल्टर बनाया जाए सारे ऑर्फन्स के लिए, सारे बच्चों के लिए जो ऑर्फन्स हैं, और उनको इस तरह से खाना और उनकी बेसिक नीड को पूरा किया जाए। इसके लिए गांव के सभी आदमी औरत ने उसको मेन ने उसको हेल्प भी किया। एक सेकेंड, मतलब प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उन्हें इकट्ठा किया और प्लास्टिक की शीट से उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया। औरतों को बच्चों की देखभाल का काम दिया गया, और जो आदमी थे उनको खाना और सामान जुटाने के काम पर लगा दिया। एज द वीक्स passed, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज द women एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन their ग्रीफ। अब समय बीतने के बाद प्रशांत ने महसूस किया कि औरतें और बच्चे ना काफ़ी गहरे दुख में हैं, कि उनका घर छूट गया। जैसे बच्चे इसलिए दुख में कि घर छूट गया और पेरेंट्स मर गए, औरतें इसलिए दुखी कि उनके बच्चे मर गए, उनका हस्बैंड मर गया और घर टूट गया, तो काफ़ी दुख में थे वो लोग। ही परसुएडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO, एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब ऐसे औरतों और ऐसे बच्चों के लिए उसने कुछ करने का सोचा। उसने औरतों को NGO के फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करने के लिए एनकरेज किया उनको, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट चालू किए जिससे कि वो लोग अपने ग्रीफ को भूल जाएं और आगे बढ़ें। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन। प्रशांत खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच को मतलब ऑर्गेनाइज़ किया उसने क्रिकेट मैचेस को। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। प्रशांत और दूसरे जो वॉल्टियर्स थे उन्होंने जो विडोज़ हो गई थी
इस साइक्लोन में, और बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स मर गए थे, घर भी तबाह हो गया था, उनकी ज़िंदगी को दोबारा संभालने में मदद की। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन्स एंड विडोज़. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up with love and widows would suffer from the stigma and loneliness. So गवर्नमेंट का भी जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि ऑर्फन बच्चों को और जो विडोज़ थी, मतलब सरकार का तो इनिशियल प्लान था कि अनाथ बच्चों और जो विडोज़ थी उनको होम्स, शेल्टर होम्स में रखा जाए, लेकिन इसका विरोध हुआ क्योंकि ऐसे जो शेल्टर होम्स थे, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब इंस्टीट्यूशंस में रखने का प्लान था गवर्नमेंट का कि इन अनाथ बच्चों और विडोज़ को इंस्टीट्यूशंस में रखा जाए, लेकिन इस इनिशियल प्लान का बहुत ज़्यादा मतलब विरोध हुआ क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को मतलब विदाउट लव रहना पड़ता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चे रहेंगे तो सही, उनको खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन वो लव नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगा। और जो विडोज़ है वो तो ऑलरेडी अकेली हो गई हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशन में तो और उनको, और जो विडोज़ थी वो पहले ही अकेलेपन का मतलब वो पहले स्टिग्मा और लोनलीनेस से मतलब उसकी विक्टिम थी, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में तो और वो अकेलेपन और स्टिग्मा का शिकार हो जाएंगी. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in the new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो प्रशांत और उसकी टीम का ये मानना था कि बच्चों को अपनी ही कम्युनिटी में बसाया जाए जहाँ पर जो चाइल्डलेस विडोज़ हैं और जो चिल्ड्रन है, मतलब उनकी जो फोस्टर फैमिलीज़ के साथ इनको बसाया जाए, मतलब जहाँ पर ये जो कमज़ोर विडोज़ हैं और जो अनाथ बच्चे मिलकर एक दूसरे का सहारा बने. मतलब ये जो चाइल्डलेस विडोज़ हैं यही इन चिल्ड्रन का ध्यान रखे बेसिकली. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has sealed simply because he had no time to bother about his own pain. So अब सुपर साइक्लोन को ऑलमोस्ट छः महीने बीत चुके हैं. प्रशांत की अपना मतलब प्रशांत का खुद का भी दर्द बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका भी तो घर ख़राब हुआ है, उसका भी तो घर टूटा है. मतलब प्रशांत की अपनी आत्मा का दर्द इसलिए भर गया क्योंकि उसके पास अपना दर्द सोचने का ना वक्त नहीं था. मतलब वो अपने दुख से, अपने दर्द से वो बहुत जल्दी उभर गया क्योंकि उसके लिए अपने पेन का, अपने लॉस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला. वो दूसरों के बारे में ही सोचता रहा. हिज हैंडसम यूथफुल फेसेस what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. अब गाँव की जो विडोज़ थी और जो ऑर्फन्स थे सब अपने अंधेरे दुख के समय में प्रशांत के युवा और अश्वस्त चेहरे को तलाशते थे. तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है. हमने इस पर सीखा कि उम्र छोटी हो या बड़ी हो, सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरा का दुख कम कर सके. और इस कहानी के ऑथर है हर्ष मेंडर. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि ये कहानी जिसका नाम था वेदरिंग द स्टॉर्म एंड एरसामा, ये कहानी सिर्फ एक साइक्लोन की ट्रेजेडी नहीं है बल्कि इंसान की हिम्मत, यूनिटी, लीडरशिप की कहानी है. प्रशांत ने हमें दिखाया कि सबसे अंधेरी रात भी ख़त्म हो जाती है अगर हमारे मन में उम्मीद की रोशनी हो. तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि मुसीबत के समय हम सब एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं. ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि मुसीबत के समय हमें सब एक दूसरे के लिए सहारा बन जाना चाहिए. इंसानियत और मदद का हाथ ही सबसे बड़ी ताकत है. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.